औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो पायल फाउंडेशन है उसको कंटिन्यू करेंगे और पायल फाउंडेशन के लेक्चर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसमें कुछ टॉपिक्स हमारे पास रह गए थे, जैसे कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी पे थोड़ी बहुत डिस्कशन रह गई थी, नेगेटिव स्किन फ्रैक्शन पे, पायल ग्रुप्स पे। तो ये वो टॉपिक्स थे जो हमने आज कवर करने। अब लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास एक पाइल है। पाइल पे अगर लोड एक्ट करता है तो सॉइल में हमारे पास कुछ शाफ्ट रेजिस्टेंस या इसको स्किन फ्रैक्शन या रेजिस्टेंस भी बोला जाता है, और कुछ टिप रेजिस्टेंस या हमारे पास बेस रेजिस्टेंस भी इसको बोला जाता है। कहते हैं कि एक्सपेरिमेंटल और मॉडल टेस्ट जो है ना वो शो करते हैं कि ये जो हमारे पास स्किन रेजिस्टेंस है ये बहुत जल्दी मोबिलाइज हो जाती है। लेकिन जो टिप रेजिस्टेंस है या बेस रेजिस्टेंस है वो हमारे पास फुल मोबिलाइजेशन के लिए काफ़ी डेप्थ रिक्वायर्ड होती है कि वो अपनी ट्रू वैल्यू तक या ट्रू डिज़ाइन वैल्यू तक पहुंचे। इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि हमारे पास जो शाफ्ट रेजिस्टेंस है उसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास कॉन्फिडेंटली या एक्यूरेटली मिल जाती है, लेकिन इस क्यू बी की वैल्यू में अनसर्टेनिटी शामिल होती है। अब डिजाइनर्स करते क्या हैं, वो बेस रेजिस्टेंस पे 3 की फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई कर लेते हैं। चूंकि जो बेस रेजिस्टेंस है वो हमारे पास अनसर्टन वैल्यू है, फुली मोबिलाइज नहीं हुई है, और जो शाफ्ट रेजिस्टेंस है वो फुली मोबिलाइज हो चुकी है या हो जाती है जब हम उसको ड्राइव करते हैं या बोर करते हैं। तो इसलिए स्मॉलर वैल्यू ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज या लोड फैक्टर इज नीडेड फॉर शाफ्ट रेजिस्टेंस कंपेयर टू द बेस रेजिस्टेंस। और जनरली आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी ट्रू इस्तेमाल करते हैं फॉर दी पाइल्स। एक और इंटरेस्टिंग फिनोमिना जो है ना वो अकर होता है व्हेन वी ड्राइव ए पाइल इन ए फिल मटेरियल। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। Is the voice clear and the screen visible? Please confirm. Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay, thank you very much. ये हमारे पास अब फाइल है, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग फिनोमिना तब अकर होता है जब हमारे पास क्या हो, फिल मटेरियल हो। ये हमने इंस्टॉल कर लिया हार्ड स्ट्रेटम में, ये हमारे पास फर्म या हार्ड बियरिंग स्ट्रेटम था। यहाँ पे हमारे पास जो शाफ्ट रेजिस्टेंस है दैट इज एक्टिंग अपवर्ड, इसको हम क्यूएस बोलते हैं। लेकिन कहते हैं कि अगर हमारे पास सॉफ्ट क्ले हो और वो कंसोलिडेट हो रही हो अंडर द वेट ऑफ द फिल, इसके ऊपर हम फिल डालते हैं। जो ये फिल मटेरियल है ये कॉम्पैक्ट नहीं हुआ, ये कंसोलिडेट होता जाएगा। तो जब ये कंसोलिडेट होता जाएगा तो इसकी जो मूवमेंट है वो क्या होगी, डाउनवर्ड। ये पाइल जो लोड अल्टीमेट लोड एक्ट कर रहा है दैट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, उसको हम क्या कहते हैं, ये जो शाफ्ट रेजिस्टेंस है अब ये अपवर्ड नहीं लगेगी, ये डाउनवर्ड लगेगी, क्योंकि ये जो सॉइल है ये कंसोलिडेट हो रही है। दैट सॉइल इज कंसोलिडेटिंग, and if that soil is consolidating it means that the shaft resistance which is
Q sub SN are negative skin या shaft resistance that will act downwards. ठीक है, इसी तरह हमारे पास अगर सॉफ्ट क्ले है वो भी कंसोलिडेट हो रही है अंडर द वेट ऑफ दिस फिल मटेरियल, तो ये साइड्स भी नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन यहाँ पे एक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई है। बाकी हमारे पास जो बेस रेजिस्टेंस है या टिप रेजिस्टेंस है वो क्यू भी है। अब यहाँ पे अगर आप इसको देखें, ये इक्वेशन यूज होगी to find out the ultimate capacity या ultimate load of the pile in case of fill material or soft clays। अब ये जो लोड है कि यू, अगर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इसको, ये पी यू डाउनवर्ड एक्ट करेगा, ये क्यू एस एन डाउनवर्ड एक्ट करेगा। ठीक है, इसको हमने सम करना है कि कितने लेयर्स के लिए आपने क्यू एस एन डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ये भी क्यू एस एन हमारे पास डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ये हमारे पास अपवर्ड क्यू एस अपवर्ड एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो क्यू बी और ए बी ये हमारे पास अपवर्ड है, ये हमारे पास अपवर्ड एक्ट करेगा, और क्यू एस जो यहाँ पे है ये भी हमारे पास अपवर्ड एक्ट करेगा। सो दैट्स हाउ वी कैन कैलकुलेट the negative skin friction and ultimate capacities या ultimate load in case of soft clays and fill material। बाकी हमारे पास इक्वेशन मौजूद है, हर एक जो टर्म है उसको डिफाइन किया गया है कि क्यू एस एन क्या है, ए एस एन क्या है, क्यू एस हमारे पास क्या है, ए एस क्या है और ए बी क्या है, वो पुरानी चीज़ें हमारे पास मौजूद है। क्यू एस एन को अगर हमने फाइंड करना हो फॉर नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले, सो वी कैन मल्टीप्लाई बीटा विद सिग्मा नॉट बार प्राइम, और बीटा हमारे पास क्या है 0.25। सिग्मा नॉट बार प्राइम हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि वो हमारे पास एवरेज इफेक्टिव और बर्डन प्रेशर है एडजेसेंट टू द पाइल इन द बियरिंग स्ट्रेटम। अब यहाँ पे हम आते हैं पाइल ग्रुप की तरफ। ठीक है, अगर हमारे पास लोड ज्यादा होता है तो सिंगल पाइल उसको बियर नहीं कर पाता, क्योंकि हमारे पास शाफ्ट रेजिस्टेंस भी है, हमारे पास टिप रेजिस्टेंस या बेस रेजिस्टेंस भी मौजूद है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक रिवर है और उसको हमने क्रॉस करना है तो उस पर लोड बहुत ज्यादा एक्ट करेगा। अब जब लोड बहुत ज्यादा एक्ट करेगा, यहाँ पे हमारे पास जो सॉइल है वो फॉर एग्जांपल क्लेई सॉइल है। अब क्ले सॉइल में हमारे पास ना तो शाफ्ट रेजिस्टेंस ज्यादा है ना तो टिप रेजिस्टेंस ज्यादा है, एक पाइल तो बियर नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो सेल्डम वी यूज सिंगल पाइल टू होल्ड द सुपरस्ट्रक्चर लोड, to transfer the superstructure load to the soil, it's impossible that you use only one pile and that load is transferred to the soil। लेकिन अगर आपको याद हो हमने डिस्कस किया था कि ऑफशोर एनवायरनमेंट में हमारे पास मोनोपाइल, if you change the length of the pile and if you change the diameter of the pile for offshore wind turbine foundation, मोनोपाइल जो डिजाइन है वो वेल एस्टेब्लिश्ड है, वेल डॉक्यूमेंटेड है, उसके लिए कोड के प्रोविजन भी मौजूद है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आप ब्रिजेस में देखते हैं, टॉल ब्रिजेस में देखते हैं और हैवी ब्रिजेस में देखते हैं जहाँ पे लोड बहुत ज्यादा होता है, तो उन केसेस में हमारे पास पाइल ग्रुप की शक्ल में वो इंस्टॉल किया जाता है ताकि वो लोड को सॉइल में ट्रांसफर किया जा सके। अच्छा, अब हमारे पास ये पाइल कैप होता है। ठीक है, और यहाँ पे हम पाइल्स को वर्टिकली भी लगा सकते हैं या बैटर या रैकिंग पाइल्स टू होल्ड दी लेटरल लोडिंग इज वेल। ये हमारे पास ओरिजिनल सीबेड की पोजीशन है, सो यू कैन क्लियरली सी दैट इरोजन हैज अकर्ड, और यहाँ से जो सॉइल है वो रिमूव हो चुकी है। तो आपको देखना पड़ता है कि इसकी जो डेप्थ है इनटू द सॉइल वो इतनी है कि इसकी जो शाफ्ट रेजिस्टेंस है और टिप रेजिस्टेंस है वो इतनी होनी चाहिए कि वो इस लोड को बियर कर सके। अब हमारे पास दो टाइप के पाइल ग्रुप होंगे, ग्रुप में तो हम इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन एक वो पाइल होंगे जो कि अबव देन ग्राउंड सरफेस है, ये ग्राउंड लेवल है, इसको हम पाइल ग्रुप बोलेंगे।
और अगर हमारे पास जो पाइल कैप है वो इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड सरफेस, सर। हेलो सर। कैन यू हेयर मी प्लीज? यस सर, सर वो आवाज चली गई Yes, थी बीच sir. में सर। ओके, Now it's clear, sir. so we are back in the office at Quick Engineering Center, so please bear with us. We will have few seconds delay in the voice. Okay, okay, thank you. पाइल ग्रुप हमारे पास होता है और हमारे पास पाइल्ड फाउंडेशन होता है, ठीक है। अगर सॉइल के साथ पाइल कैप अटैच्ड है उस केस में ये पाइल्ड फाउंडेशन है, अगर वो अटैच नहीं है, ऊपर है सॉइल से, तो उसको पाइल ग्रुप बोला जाता है। और स्पेसिंग कहते हैं कि वो भी हमारे पास टिपिकली 2b से 4b के रेंज में होनी चाहिए, ठीक है। बी क्या है, वो हमारे पास विड्थ ऑफ द पाइल है। फिर हमारे पास लोड की डिस्ट्रीब्यूशन आती है। तो जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल लूज सैंड मौजूद है, जब आप पाइल ग्रुप को इंस्टॉल करते हैं तो ये जो सॉइल है ये हमारे पास डेंसिफाई हो जाती है इस सेंट्रल जोन में। तो सबसे ज़्यादा जो लोड है वो सेंट्रल जो पाइल हैं ये वाले वो लेते हैं। तो लोड की डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम फील्ड और लैब टेस्ट इस शेप की होगी। क्लेज में अगर सॉइल जो है ना वो कोशिश करती है कि पैरामीटर की तरफ मूव करें, तो इसलिए ज़्यादा लोड हमारे पास पैरामीटर की तरफ जो पाइल्स हैं ये वाले और ये वाले वो बियर करेंगे, ठीक है। लेकिन फॉर द डिज़ाइन पर्पसेस वी अज्यूम कि हमारे पास यूनिफॉर्म लोड डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अच्छा, अब एक और फिनोमिना पाइल ग्रुप में होता है, उसको कहते हैं कि हमारे पास जो ओवरलैपिंग ऑफ स्ट्रेस्ड जोन्स इन दी पाइल ग्रुप। इसका क्या मतलब होता है, आपको पता है कि हमारे पास अगर एक शैलो फाउंडेशन मौजूद है और उसके ऊपर लोड एक्ट करता है डेल्टा सिग्मा, तो हमारे पास क्या हो गए, यहाँ पे कुछ प्रेशर बल्ब्स वो बनते थे, सही है। इसी तरह पाइल फाउंडेशन भी हमारे पास अगर लोड एक्ट करता है पाइल पे, तो इसके अराउंड एक कंटूर बनता है या प्रेशर बल्ब बनता है। अब ग्रुप की शक्ल में क्या होगा, अगर हमारे पास दो पाइल्स, पाइल 1 और पाइल 2 है और इसका डायमीटर हमारे पास 2 है, इसको हम क्या कह सकते हैं, एस। तो एस बाई डी या डी कह देते हैं, डी डायमीटर ऑफ द पाइल है। तो अगर इसको हम क्लोजली स्पेस करते हैं तो इस रीजन में जो स्ट्रेसेस हैं ड्यू टू दिस पाइल और दिस पाइल वो ओवरलैप करती हैं। तो हमें ख्याल रखना होता है एस बाई डी रेशियो का, ताकि इनके जो दो प्रेशर बल्ब्स हैं वो आपस में ओवरलैप ना करें, ठीक है। अब अगर चार पाइल्स को आप इंस्टॉल करते हैं, एक दो तीन और चार, ठीक है, तो यहाँ पे इस रीजन में हमारे पास चार पाइल्स स्ट्रेस को इंक्रीज करने में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इस एरिया में हमारे पास थ्री पाइल्स कंट्रीब्यूटिंग इन द स्ट्रेस जोन। ये वाले एरिया हमारे पास, ये वाला जो एरिया है ये हमारे पास दो पाइल्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और लैब
फॉर द स्ट्रेस जोन। तो स्पेसिंग एस या एस बाई बी रेशियो का हमने ख्याल रखना है। हमने ये भी नहीं करना कि बहुत क्लोजली जो है ना इन पाइल को एक दूसरे के करीब जो है ना वो इंस्टॉल कर ले या ड्राइव कर ले। यहाँ से एक और क्वेश्चन हमारे जहन में रेज होता है कि सिंगल पाइल हमने इंस्टॉल किया और पाइल ग्रुप हमने इंस्टॉल किया, तो क्या इसकी इफिशिएंसी सेम रहेगी या डिफरेंट हो जाएगी? तो जिस तरह आपने देखा कि हमारे पास ऐसा नहीं है कि अगर एक पाइल की कैपेसिटी जो है ना वो 100 किलो न्यूटन है तो 10 पाइल की जो है ना वो 10,000 होगी, ठीक है, या 1,000 होगी। तो in general, the ultimate load which can be supported by a group of n pile is not equal to n times the ultimate load. अगर हमने ultimate load of the pile group लेना है तो हम कह सकते हैं कि ये n should be equal to ultimate load of the second pile. लेकिन ये कहते हैं कि सही नहीं है, दिस इज नॉट राइट। हमें कुछ फैक्टर यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा या कुछ एफिशिएंसी मल्टीप्लाई करनी होगी इस टर्म के साथ, ताकि हमें ये अल्टीमेट लोड ऑफ द पाइल ग्रुप मिल जाए। अब एवरेज लोड हमारे पास क्या है पर पाइल इन ए ग्रुप एट फेल्योर? तो सिंपली अगर आप अल्टीमेट ग्रुप लोड फाइंड करते हैं और उसको नंबर ऑफ पाइल्स पे डिवाइड करते हैं तो आपको सिंगल पाइल का जो एवरेज लोड है वो मिल जाएगा। अब हमारे पास ईटा या एफिशिएंसी हमारे पास क्या होगा? अल्टीमेट लोड, ग्रुप लोड डिवाइडेड बाय एन इनटू अल्टीमेट इंडिविजुअल लोड। तो ये एक एफिशिएंसी का टर्म आ गया है और इस एफिशिएंसी के टर्म को अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, यहाँ पे, तो अल्टीमेट लोड ऑफ द पाइल ग्रुप हमें मिल जाएगा। ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे। ये क्वेश्चन प्लीज काइंडली अपने पास नोट डाउन कर लें। देख लें कि अल्टीमेट लोड ऑफ द पाइल ग्रुप is equal to efficiency into n number of piles हैं ultimate load of the single pile। अब हमारे पास दो केसेस आती हैं। efficiency of the pile group in sand में हमारे पास driven piles हो या bored piles हो तो उसमें efficiency different होगी। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास लूज या मीडियम डेंस सैंड है तो उसकी कंपैक्शन होगी, और जब हम कंपैक्ट करेंगे तो उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? ग्रेटर हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी 1। और उसकी जो स्पेसिंग है अगर हम 2 to 3 भी रखते हैं बेस्ड अपॉन दी मॉडल टेस्ट एंड फील्ड टेस्ट, वो कहते हैं कि उसकी एफिशिएंसी 1.3 से लेकर 2 तक होती है, लेकिन फॉर द डिजाइन पर्पस वी टेक द एफिशिएंसी इक्वल टू 1। अब हमारे पास अगर डेंस सैंड है तो डेंस सैंड में एफिशिएंसी लेस देन 1 होगी, क्योंकि हमारे पास डायलेटिव बिहेवियर आएगा। डायलेटिव बिहेवियर का मतलब ये है कि जो सैंड डेंस है वो लूजन्ड होगी, और उस केसेस में हमारे पास जो एफिशिएंसी है ग्रुप पाइल ग्रुप की वो लेस देन 1 होगी। अब ओवरलैपिंग ऑफ द स्ट्रेस जोन्स जो है ना वो अकर करेंगे। प्लीज काइंडली नोट डाउन कि हमारे पास अगर बोर्ड पाइल्स हैं तो उसकी जो एफिशिएंसी है वो 2/3 होगी। नो डेंसिफिकेशन, क्योंकि हमने बोरिंग की हुई है तो कोई डेंसिफिकेशन की जो इफेक्ट है वो यहाँ पे नहीं आएगा। स्ट्रेस जोन की ओवरलैपिंग यहाँ पे भी होगी। यही बातें यहाँ पे लिखी गई हैं कि इट इज रिकमेंडेड फॉर द ड्रिवन पाइल्स की एफिशिएंसी आपकी 1 होनी चाहिए फॉर द ड्रिवन पाइल्स, और इसी तरह 2/3 होनी चाहिए इन द केस ऑफ द board piles. So please kindly note down these values, it will help you. अच्छा, अब हमारे पास पाइल ग्रुप इन कोहेसिव सॉइल्स। कोहेसिव सॉइल्स में ये है कि स्पेसिंग अगर हमारे पास 2b to 3b हो तो हमारे पास ब्लॉक फेलियर अकर करेगा। अब ब्लॉक फेलियर क्या है कि हमारे पास ये 3 पाइल्स हैं 1 2 and 3, 3 पाइल्स हमारे पास मौजूद हैं। इसका जो बीजी है विच इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या विड्थ ऑफ द ग्रुप, ठीक है, तो इसको हम बीजी बोल देंगे। और यहाँ पे जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है ये हमारे पास क्या हो जाएगी? एलजी हो जाएगा। अब क्लेज हैं, कोहेसिव सॉइल्स हैं, कहते हैं कि ये जो हमारे पास ग्रुप ऑफ पाइल्स हैं ये एज ए यूनिट फेल होगा, और इस यूनिट को हम ऐसे ड्रा कर सकते हैं, ठीक है, इन 3D। So this block
will move downwards or fail as a single unit. सही है, हमारे पास BG भी है, LG भी है और डेप्थ ऑफ द ब्लॉक भी मौजूद है, या पाइल भी मौजूद है. Now how we can find out the ultimate load capacity of the pile group? अगर आपको याद हो, सिंगल पाइल के लिए हमने पढ़ा था कि PU is equal to AB QB plus AS and QS. याद है? ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने सिर्फ G लगा दिया है फॉर द ग्रुप, और इसी तरह ASG भी यहाँ पे इन्होंने लगा दिया है. सो प्लीज काइंडली नोट डाउन दिस इक्वेशन कि अगर आपने QS फाइंड करना है, या जो शाफ्ट रेजिस्टेंस है ये आपने फाइंड करनी है, तो ये अंडर शियर स्ट्रेंथ से आप फाइंड कर सकते हैं. नोट डाउन दिस इक्वेशन. ठीक है, फिर हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन आती है वो ये आ जाती है कि अगर आपके पास पेरीमीटर नॉन हो, विच इज 2 इंटू BG प्लस LG इंटू D, या हम शॉर्ट में ये भी लिख सकते हैं कि 2D इंटू BG प्लस LG, ये हमारे पास एरिया आ जाएगा ये वाला. QS कहाँ से आएगा? QS यहाँ से आ जाएगा. BG इंटू LG हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ABG, ये वाला. और QB हमारे पास क्या होगा? QB हमारे पास NC प्लस CU से आ जाएगा. ठीक है, ABG क्या है उसको डिफाइन किया गया है कि बेस एरिया ऑफ द ग्रुप है, पेरीमीटर एरिया ऑफ द ग्रुप है, और CUB अंडर शियर स्ट्रेंथ एट डेप्थ DF है. CU बार हमारे पास क्या है? एवरेज अंडर शियर स्ट्रेंथ है. तो QB हमारे पास CU प्लस NC है. अभी यहाँ पे हमने N, ये हमारे पास अंडर शियर स्ट्रेंथ है, और ये हमारे पास अंडर शियर स्ट्रेंथ एट द बेस है. Please confirm that the voice is clear and the screen is visible. Yes, sir. Yes, sir. Visible. Okay, thank you very much. Now, in order to find out NC, हमने करना क्या है? हमने करना ये है कि हमने थोड़ी सी लेंथी इक्वेशन यूज करनी है, ये वाली. लेकिन ये जो इक्वेशन है, इससे जो वैल्यू आती है वो मैं कहूँगा कि x शुड बी लेस देन और इक्वल टू 9. अगर ये ज्यादा होगी तो हमने NC क्या लेना है? 9 ले लेना है. ठीक है, ये इक्वेशन भी आप प्लीज काइंडली नोट डाउन कर लें. वी आर गोइंग टू यूज इन सॉल्विंग एन एग्जांपल टुडे. यहाँ पे एक टाइपो मुझे नजर आ रहा है. टाइपो ये है कि ये वाली जो हेडिंग है इसको इधर ले आए, और ये वाली जो हेडिंग है इसको इधर ले आए. ठीक है, ये हमारे पास पाइल्ड फाउंडेशन है, क्योंकि पाइल्ड के केस में मैं इसको कहूंगा कि पाइल्ड फाउंडेशन है, और ये हमारे पास क्या है? फ्री स्टैंडिंग, या पाइल ग्रुप इसको बोला जाता है. अच्छा, कहते हैं कि डिजाइन अल्टीमेट पाइल ग्रुप, ये हमारे पास मिनिमम होगा ब्लॉक फेलियर का और द सम ऑफ द इंडिविजुअल पाइल वैल्यूज. फॉर एग्जांपल, इफ we are having n number of piles into single pile capacity, और ब्लॉक फेलियर से हम कैसे फाइंड करेंगे? ब्लॉक फेलियर से हम यूजिंग दिस इक्वेशन. ठीक है, इस इक्वेशन से हमारे पास ब्लॉक फेलियर की जो वैल्यू है वो आ जाएगी, और हमारे पास इंडिविजुअल सम ऑफ द इंडिविजुअल पाइल वैल्यूज भी आ जाएंगे. ये हमारे पास पाइल फाउंडेशन में डिजाइन अल्टीमेट पाइल ग्रुप लोड की. तो प्लीज काइंडली इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या आप अपने पास नोट डाउन करने कि हमने ब्लॉक फेलियर वैल्यू फाइंड करनी है, और दूसरी जो वैल्यू है वो सम ऑफ द इंडिविजुअल पाइल वैल्यू फाइंड करनी है. फिर हमारे पास डिजाइन अल्टीमेट पाइल फाउंडेशन का अगर हमने लोड फाइंड करना है, तो सेम ये फ्री स्टैंडिंग पाइल या पाइल ग्रुप है, तो ब्लॉक फेलियर की जो वैल्यू है उसको फाइंड करेंगे, एंड देन वी विल फाइंड आउट 2/3 ऑफ द सम ऑफ द इंडिविजुअल पाइल वैल्यूज. वही n into single pile है, but for
the case of freestanding or pile group, we will multiply with another factor which is 2/3. हमारे पास रिड्यूस्ड जो है ना वो वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास एक सिंपल प्रॉब्लम है और सिंपल प्रॉब्लम में हमने क्या फाइंड करना है, we need to determine the safe load capacity for a square group of 9 piles in cohesive soil and the factor of safety is 2.5 against block failure, unit weight is 20 kN per cubic meter, cu हमारे पास जो 100 shear strength at the base है वो हमारे पास 85.4 kPa है। एवरेज 100 shear स्ट्रेंथ हमारे पास cu बार कितना है 60.2 kPa है। pu हमारे पास 0 है। pu फॉर सिंगल पाइल इज इक्वल टू 819 किलो न्यूटन। देखिए pu हमारे पास सिंगल पाइल की जो कैपेसिटी है वो गिवन है। अभी जो pu g इज इक्वल टू abg qb प्लस asg qs से हम क्या निकाल सकते हैं, जो अल्टीमेट वैल्यू है फॉर द ब्लॉक फेलियर। ठीक है, कोहेसिव सॉइल्स है, तो प्लीज काइंडली इसको सॉल्व करें। इक्वेशंस आपके पास मौजूद है, तो आपने मुझे सेफ लोड कैपेसिटी ऑफ द पाइल ग्रुप और उस पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना अप्लाई करें 2.5। आपके पास 7 मिनट में दे रहा हूं, बल्कि 5 मिनट में देता हूं। चलिए 5 मिनट में आप इसको सर वो सॉल्व एनसी का इक्वेशन दिखा रहे जरा सर। देखिए ना, उस टाइम पे लिखना था ना, यही तो कह रहा था सर कि वो ये लास्ट में क्वेश्चन। सिर्फ एक वर्ड। चलें देख लें, चलें 5.14 1 प्लस 0.2 बीजी डिवाइड बाई एल जी 1 प्लस अंडर हो रूट गया सर। 0.053 इंटू डी डिवाइडेड बाई बीजी। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लें, पिक्चर ले लें, सारी क्वेश्चंस आपके पास मौजूद हैं। अगर अभी भी किसी ने नोट डाउन नहीं किया तो इससे जो है ना एक क्वेश्चन चले आप करें, एक पिक्चर ले लें इस स्लाइड से और आप सॉल्व करें। खुद सॉल्व करेंगे आपको पता चलेगा कि आपने क्या गलती की है। सोल्यूशन मैं आपको दे दूंगा 5 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है,
हाँ जी, सेफ लोड कैपेसिटी क्या आ रही है? सर ब्लैक फ्लेवर से 10,300। 10,300। अच्छा गुड। यस और पीयू पीयू जो हमारे पास सिंगल से है वो कितनी आ रही है? सर वो चेक 10,300। चलिए 92 यहाँ पे आ रहा है, तो 92 किलो न्यूटन चेक कर लें कि कहाँ पे आपने गलती की है। ये हमारे पास सोल्यूशन मौजूद है। इसके साथ अपनी वैल्यूज जो है ना वो काइंडली चेक कर लें। एनसी की वैल्यू क्या आ रही है? 9 से ग्रेटर आ रही थी सर, तो हमने फिर 9 ले लिया एनसी गुड की वैल्यू। गुड। और एबीजी की वैल्यू आपके पास सही आ रही है? यहाँ पे सही कैलकुलेट हुई है। एरिया एट द बेस फॉर ग्रुप। यस सर, यस। ओके, एस पेरीमीटर, ठीक है ना। हमारे पास पेरीमीटर इंटू डेप्थ हो जाएगा 2 इंटू बी जी इंटू एल जी। तो यहाँ पे एल जी और बी जी दोनों सेम है, 2.25 है। और डेप्थ हमारे पास 12 है, तो 108 स्क्वायर मीटर है। विच इज दिस वन, 10,392 किलो न्यूटन। और हमारे पास जो सम ऑफ द इंडिविजुअल पाइल वैल्यूज हैं सिंगल पाइल कैपेसिटी की, वो कितनी है? वो हमारे पास 9 इंटू 819, तो ये 7371 किलो न्यूटन हो जाएगा। कौन सी वैल्यू ग्रेटर है? ये वाली ग्रेटर है, तो वी विल पिक दिस वैल्यू, ठीक है। और इस पे हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2.5 अप्लाई करेंगे, तो पी अलाउबल हमारे पास क्या आ जाएगा? 2948.4 किलो न्यूटन। नाउ इन दिस केस 2948 किलो न्यूटन। पी अलाउबल इस केस में हमारे पास 2948.4 किलो न्यूटन, ये हमारे पास पी अलाउबल होगा। कितना लोड ये पायलट्स बर्दाश्त कर सकते हैं, बियर कर सकते हैं। अब हमारे पास सेटलमेंट आता है, ठीक है। तो सेटलमेंट में हमारे पास कंसोलिडेशन सेटलमेंट होगा, और सिंगल पाइल के लिए अगर हम फाइंड करना चाहें तो कंसोलिडेशन सेटलमेंट कहते हैं कि ऑफ द ऑर्डर 15% ऑफ द टोटल सेटलमेंट फॉर इंडिविजुअल पाइल्स, अगर उसको ड्राइव किया जाता है सैचुरेटेड क्ले में। इसी तरह हमारे पास अगर इमीडिएट सेटलमेंट है, वॉइस क्लियर? प्लीज कंफर्म। यस सर। यस सर। ओके, थोड़ी सी आवाज आई थी तो इसलिए। हमारे पास सेटलमेंट की जो ये इक्वेशन है, प्लीज काइंडली नोट डाउन कर लें। फॉर इमीडिएट सेटलमेंट, वेसिक इन 1970 proposed a method, उन्होंने एक एम्पिरिकल मेथड प्रपोज किया जिसमें d बाई 100, d जो है ना वो डेप्थ है, या पाइल डायमीटर है, सॉरी पाइल डायमीटर हमारे पास है, क्यू ए वी जो हमारे पास है वो अप्लाइड पाइल लोड है, और l जो है वो लेंथ ऑफ द पाइल है, ए पी हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइल है, और ई पी हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द पाइल मटेरियल है। तो इस इक्वेशन को यूज करके हम सिंगल पाइल की सेटलमेंट को फाइंड कर सकते हैं। अगर हम सिंगल पाइल की सेटलमेंट को फाइंड करना चाहें, और उसके जो प्रेशर बल्ब की कंडीशन है वो ऐसे होगी, और अगर हम पाइल ग्रुप में सेटलमेंट फाइंड करना चाहें तो वो सेटलमेंट उसमें प्रेशर बल्ब की जो कंडीशन है वो थोड़ी सी शो की गई है यहाँ पे। अच्छा, अब जो पाइल ग्रुप है उसकी सेटलमेंट को हम रिलेट करेंगे विद द सिंगल पाइल। ये हमारे पास जो सिंगल पाइल के लिए सेटलमेंट है, ठीक है। एक फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, या जो अंडर रूट बी जी डिवाइडेड बाई डी है, डी हमारे पास पाइल डायमीटर है, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेटलमेंट फॉर द ग्रुप। इस इक्वेशन को भी प्लीज काइंडली नोट डाउन कर लें, वी आर गोइंग टू यूज फॉर
सॉल्विंग एन एग्जाम्पल। ये दो इक्वेशन आप अपने पास इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब ये हमारे पास एग्जाम्पल आ गया। इस एग्जाम्पल को आपने जल्दी से कैलकुलेट करना है कि हमारे पास पाइल ग्रुप है कंसिस्टिंग ऑफ 9 इंच डायमीटर। और उसका एक रीजन है कि मैं इस क्यों आपको कह रहा हूँ कि आप सॉल्व करें, आपको पता चलेगा कि आपने गलती कहाँ पे की है। A pile group consisting of 9 12-inch diameter pile है, driven 4 feet center to center to 30 feet है into sand at a site is shown below. Estimate the pile group settlement. SG हमने फाइंड करना है, ठीक है। SG हमने फाइंड करना है। Assume QVA जो applied load है वो हमारे पास 21 किलो पाउंड्स है। पहले ST को फाइंड करें, फिर आपने SG को फाइंड करना है। सिंगल पाइल के लिए पहले सेटलमेंट फाइंड करें, फिर हमारे पास पाइल ग्रुप के लिए सेटलमेंट फाइंड करें। यू हैव 5 मिनट्स। SG का फॉर्मूला सर। एक्सक्यूज मी सर। SG की वैल्यू क्या आ रही है सर SG का फॉर्मूला। यार? SG का फॉर्मूला, खुदा का खौफ करें। SG का फॉर्मूला सिंपल है, ST अंडर रूट BG डिवाइडेड बाई D। सर SG की वैल्यू 0.36 इंच सर, और ST की वैल्यू 0.12 इंच। ओके, चेक करते हैं। 0.12 इंच आ रही है और 0.36 इंचेस। ST की। ओके सर गुड, SG की। ठीक है, एक्सीलेंट। अभी अगर आपको याद हो, हमने कहा था
स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन थोड़ा सा क्रूड टेस्ट है, लेकिन उसकी कोरिलेशन बहुत ज़्यादा है। शैलो फाउंडेशन में अगर आप देखें, उसकी बियरिंग कैपेसिटी को फाइंड करने के लिए हमारे पास कोरिलेशंस मौजूद है। सेटलमेंट को फाइंड करने के लिए शैलो फाउंडेशन के लिए जो है ना आपके पास कोरिलेशंस मौजूद है। इसी तरह सेटलमेंट ऑफ द पाइल ग्रुप इन सैंड बेस्ड ऑन एसपीटी, उसके लिए भी हमारे पास कोरिलेशन मौजूद है। ये दोनों कोरिलेशन जो है ना आप देख सकते हैं कि हमारे पास एस जी जो कि सेटलमेंट ऑफ द पाइल ग्रुप है, तो 2p अंडर रूट बी जी आई डिवाइड बाई एन बार। एन बार हमारे पास क्या हो जाएगा, एन बार हमारे पास एवरेज करेक्टेड स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन वैल्यू है, बीजी हमारे पास विड्थ है, आई इन्फ्लुएंस फैक्टर है, पी हमारे पास नेट फाउंडेशन प्रेशर है। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपने नोट डाउन करनी है कि ये जो यूनिट्स हैं ये टन्स पर स्क्वायर फीट या स्ट्रेस की जो यूनिट्स हैं, ये जो पी के यूनिट्स हैं वो हमारे पास टन्स या टन पर स्क्वायर फीट में है। ठीक है, अगर हमें एस जी की वैल्यू इंचेस में चाहिए तो हम ये इक्वेशन यूज करेंगे, लेकिन अगर हमें मिलीमीटर में चाहिए तो हम ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे। क्लियर है? इसको आप नोट डाउन कर लें, दोनों इक्वेशंस को आप नोट डाउन कर लें प्लीज। और आई की जो इक्वेशन है उसको भी आप काइंडली नोट डाउन कर लें। ये हमारे पास नेट फाउंडेशन प्रेशर है, बीजी विड्थ है, आई इन्फ्लुएंस फैक्टर, एन बार हमारे पास एवरेज करेक्टेड स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन वैल्यू है। यहाँ पे इस इक्वेशन में डी जो एफ है वो डेप्थ है और बीजी हमारे पास विड्थ है। अच्छा, यहाँ पे इफेक्टिव डेप्थ को हमने कैसे फाइंड करना है कि अगर हमारे पास विड्थ ऑफ द पाइल ग्रुप है, ये हमारे पास इफेक्टिव डेप्थ होना चाहिए विच इज इक्वल टू बीजी विच इज विड्थ ऑफ द पाइल ग्रुप। तो इस एरिया में हमारे पास सेटलमेंट को फाइंड करना बहुत जरूरी है। अब हमारे पास एक प्रॉब्लम है, एक एग्जांपल है कि हमारे पास पाइल ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ 9 12 इंच डायमीटर पाइल स्टील पाइल driven 4 feet center to center to 30 feet into sand at a site is shown below. The sand head phi is equal to 36 degrees and unit weight 125 pounds per cubic feet. Estimate the pile group settlement. P हमारे पास कितना है, वो 281 किप्स है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर बीजी कितना है हमारे पास, बीजी हमारे पास है 9 फीट, सो 30 फीट हमारे पास यहाँ पे है और ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 40 फीट है। तो ये तीन वैल्यूज आप ले सकते हैं। तीन वैल्यूज कौन कौन सी हैं, 12 है तो 12 को लिया गया है, फिर हमारे पास n 14 है और फिर हमारे पास 14 की वैल्यू है। तो एवरेज वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 13। प्लीज काइंडली गिव मी दी एस जी settlement for pile group in sand. Time 5 minutes, okay?
अच्छा, एसजी की वैल्यू क्या आ रही है? यूजिंग स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट डेटा, आई की इक्वेशन किसी के पास नहीं है, इन्फ्लुएंस फैक्टर की DF डिवाइडेड बाय 8BG, ये इक्वेशन है। यहाँ पे हमारे पास दोनों इक्वेशंस जो एसजी के हैं वो भी मौजूद हैं। तो एसजी की वैल्यू क्या आ रही है प्लीज? n बार अगर हमारे पास 13 आ जाए, p हमारे पास 281 किप्स हो, जी हमारे पास कितना आ जाएगा? 0.464 इंचेस। अगर किसी के पास 0.464 इंचेस आ रही है दैट्स गुड, अगर किसी के पास नहीं आ रही तो प्लीज काइंडली अपनी वैल्यूज चेक कर लें, ठीक है। अभी हमने अगर पाइल ग्रुप की जो सेटलमेंट है क्लेज में अगर फाइंड करनी हो तो हम इक्विवेलेंट राफ्ट मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इक्विवेलेंट राफ्ट मेथड का मेथड है, उसमें ये है कि हमारे पास पाइल ग्रुप मौजूद है और पाइल ग्रुप जो हमारे पास मौजूद है, यहाँ पे हमारे पास पाइल है, तो एक डेप्थ हम चूज करेंगे जो कि 2/3 इंटू द लेंथ ऑफ द पाइल होगी और स्लोप 1:4 के साथ 4 वर्टिकल एंड 1 हॉरिजेंटल के साथ आप एक डेप्थ तक पहुंचेंगे और वो डेप्थ हमारे पास कितना होगा? 2/3 ऑफ द लेंथ ऑफ द पाइल होगा। इस डेप्थ पे आपने एक राफ्ट बनाना है और फिर इसके नीचे आपने क्या फाइंड करने? स्लोप 2-1 मेथड से डेल्टा सिग्मा या स्ट्रेस इंक्रीजेस फाइंड करने होते हैं, ठीक है। सो इक्विवेलेंट राफ्ट का मतलब यह है कि आपने इक्विवेलेंट एक राफ्ट बनाना है और उसके उन डिफरेंट लेयर्स को आपने डिवाइड करना है, फिर जो स्ट्रेस इंक्रीजेस हैं उससे और सिग्मा नॉट प्राइम से इस लोकेशन पे हमने सिग्मा नॉट प्राइम या इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर्स फाइंड करते हैं, स्ट्रेस इंक्रीज फाइंड करते हैं यूजिंग स्लोप 2-1 मेथड। यहाँ पे उसकी एक्सप्लेनेशन भी गिवन है कि इफ अल्टीमेट लोड इज अप्लाइड, this is the BG, this is L, 2/3 L is the depth of the equivalent raft। ये हमारे पास क्या है? And that's why it's known as equivalent raft method, EQ, ER raft method, ठीक है। अब हमारे पास जो BG है, we already know that is the width of the pile group। अगर इस डिस्टेंस को हमने फाइंड करना है विड्थ को, तो 2/3 ऑफ दी L इंटू 1/4 ये साइड और 2/3 इंटू L इंटू 1/4 हमारे पास ये साइड हो जाएगी। तो BG जो टोटल विड्थ है ऑफ द इक्विवेलेंट राफ्ट कितना हो जाएगा? BG प्लस L/3। इसी तरह अगर दूसरे डायरेक्शन में हमने करना है तो LG प्लस L/3 हो जाएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल को मजीद एक्सप्लेन किया गया है कि इस प्रॉब्लम को या इस पाइल ग्रुप को अगर हमने कन्वर्ट करना हो इक्विवेलेंट राफ्ट मेथड में, तो यहाँ पे हमारे पास इक्विवेलेंट राफ्ट लगेगा और स्लोप 2-1 से हमने क्या फाइंड करना है? डेल्टा सिग्मा स्ट्रेस इंक्रीजेस फाइंड करने हैं और स्ट्रेस इंक्रीज को हम एट डिफरेंट पर्टिकुलर पॉइंट या डेप्थ पे हम फाइंड भी कर सकते हैं। अब हमारे पास एक पाइल ग्रुप है। पाइल ग्रुप का एक प्रॉब्लम है, कहते हैं कि स्क्वायर ग्रुप ऑफ 25 पाइल्स एक्सटेंड्स बिटवीन डेप्थ्स ऑफ 1 and 13 मीटर, ठीक है, डेप्थ्स ऑफ 1 and 13 मीटर इन ए डिपॉजिट ऑफ स्टिफ क्ले हमारे पास 25 मीटर है। The piles are 0.6 meter in diameter and are spaced at 2 meter centers in the group,
ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू ऑफ द अनड्रेन shear strength ऑफ द क्ले एट पाइल बेस लेवल पे हमारे पास जो अनड्रेन shear strength है वो 175 किलो पास्कल है, एंड द एवरेज कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू ओवर द लेंथ ऑफ द पाइल इज 105 किलो पास्कल। तो ये हमारे पास सी यू बार है, ये एवरेज है। The adhesion coefficient is alpha 0.45. Pile group supports a permanent load of 900, ये permanent जो dead load है, and a variable जो कि live load है वो हमारे पास 3000 किलो न्यूटन, और ये जो dead load है वो 9000 किलो न्यूटन है। डेटा हमारे पास यहाँ पे गिवन है, इक्विवेलेंट ड्राफ्ट मेथड इस यूज करें। ये इक्विवेलेंट ड्राफ्ट की जो हमारे पास विड्थ है प्लीज काइंडली वो निकाल लें, और इसकी जो डेप्थ है वो भी निकाल लें। ये हमारे पास डेटा मौजूद है। सबसे पहले तो इसको इक्विवेलेंट ड्राफ्ट में आपने कन्वर्ट करना है कि हमारे पास इक्विवेलेंट ड्राफ्ट की, फिर उसके बाद स्लोप 2-1 मेथड इस्तेमाल करना है, और फिर उनको डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड करना है। ठीक है, 4 लेयर्स में कर लेते हैं, और इन लेयर्स के मिड से आपने सिग्मा नॉट प्राइम फाइंड करना है। यहाँ पे आपने सिग्मा नॉट प्राइम फाइंड करना है, और डेल्टा सिग्मा तो आपको स्लोप 1:2 या 2:1 से आपको जो है ना वो मिल जाएगा। ठीक है, स्लोप 2-1 मेथड से। अच्छा, फिर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अल्टीमेट लोड जो पी यू है वो कितना है, वो 12,000 किलो न्यूटन है। डेटा आपको जो रिक्वायर्ड है वो ये मौजूद है, लेकिन सीसी और सीआर की वैल्यूज, ई नॉट की वैल्यूज, सिग्मा पी प्राइम की वैल्यूज करस्पॉन्डिंगली आप उसको रिलेट भी कर सकते हैं। अगर आपको याद आ रहा है तो हम सिग्मा नॉट प्राइम को रिलेट करते थे उस टाइम पे, हमने ये डिस्कशन की थी कि ये ओवर कंसोलिडेटेड है या नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले है, तो ऑब्वियसली सिग्मा पी प्राइम इज ग्रेटर देन सिग्मा नॉट प्राइम, सो इट्स ओवरली कंसोलिडेटेड क्ले। लेकिन डेल्टा सिग्मा पे डिपेंड करेगा कि यहाँ पे जो डेल्टा सिग्मा एक्ट कर रहा है, तो आप यूज द स्लोप 2-1 मेथड एंड फाइंड आउट द डेल्टा सिग्मा। उसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, पहले इक्विवेलेंट ड्राफ्ट को फाइंड करें। ठीक है, इक्विवेलेंट ड्राफ्ट की थिकनेस क्या होगी या जो विड्थ है वो क्या होगी। सो 2 मिनट्स। हाँ जी, हमारे पास जो इक्विवेलेंट ड्राफ्ट है उसकी विड्थ कितनी आ रही है,
width of the equivalent raft? सर 12.6 मीटर। गुड, ठीक है। ये देखें आपने, जो एल है वो हमारे पास 12 है, तो 2/3 ऑफ दी 12 वुड बी इक्वल टू 8 मीटर। यहाँ पे 1:4 के साथ आप जाएंगे, तो 2/3 इंटू एल इंटू 1/4 इज इक्वल टू 2 मीटर। तो वो लेफ्ट पे भी आएगी और राइट पे भी आ जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास ये लोड 12,000 किलो न्यूटन एक्ट कर रहा है, सही है। तो 12.6 तो इक्विवेलेंट ड्राफ्ट आ गया। अब इसको 4 लेयर्स में आप डिवाइड करेंगे, ठीक है। 4 लेयर्स, 4 मीटर, 4 मीटर और 4 मीटर, इनकी जो हाइट है या थिकनेस है वो इन लेयर्स की हो जाएगी। अभी आपने फाइंड क्या करना है, डेल्टा सिग्मा, ठीक है। तो डेल्टा, in order to find out the consolidation settlement for this layer and layer number 3 and 4, you need to find out the stress increase. स्ट्रेस इंक्रीज को कैसे फाइंड करेंगे, पहले आपने सिग्मा नॉट प्राइम फाइंड करना है, फिर सिग्मा पी प्राइम फाइंड करना है, और इसी तरह आपने डेल्टा सिग्मा को फाइंड करना है, ठीक है। तो डेल्टा एच सी आपने इसके मिड पोर्शन पे, इसके मिड पोर्शन पे, इस लेयर के मिड पोर्शन पे और इस लेयर के मिड पॉइंट पे आपने निकालना है, सही है। अगर आपको याद हो, ये एक्टिविटी हमने बहुत डिटेल में की थी शैलो फाउंडेशन के केस में, जब हम सेटलमेंट निकालना चाह रहे थे यूजिंग स्लोप 2-1 मेथड एंड बोजेनिस्क मेथड, ठीक है। तो आप प्लीज कैंडी इसको ट्राई करें, सिग्मा नॉट प्राइम निकालें फॉर लेयर नंबर 1, देन कंपेयर इट विद सिग्मा पी प्राइम, सिग्मा पी प्राइम की वैल्यू निकालें, और उसके बाद फिर आपने करना ये है कि डेल्टा सिग्मा की वैल्यू एट दिस पर्टिकुलर डेप्थ निकालें और सिग्मा नॉट प्लस डेल्टा सिग्मा को कंपेयर करें। वी ऑलरेडी नो वेदर इट्स केस 1 और केस 2, ठीक है। डेल्टा एच सी 1 निकालें, फिर डेल्टा एच सी 2 निकालें, डेल्टा एच सी 3 निकालें और डेल्टा एच सी 4। यू हैव 5 मिनट्स, ठीक है। 5 मिनट्स में आपको दे रहा हूँ, आप डेल्टा एच सी 1 पहले निकाल लें और वो वैल्यू आप मुझे दे दें। 5 मिनट्स फॉर डेल्टा एच सी 1। यूज दी स्लोप 2-1 मेथड। आप अपने नोट्स को चेक कर सकते हैं, स्लोप 2-1 की जो हमारे पास इक्वेशन है वो क्या है, आप अपने रजिस्टर में चेक कर सकते हैं। 5 मिनट्स, ठीक है। डेल्टा एच सी एट दिस मिड पॉइंट।
हाँ जी, डेल्टा एच सी हमारे पास क्या आ रही है, HC1। डेल्टा HC1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, देखिए सिग्मा नॉट प्राइम हमने फाइंड करना है 11 इंटू 9। आवाज क्लियर है, प्लीज कंफर्म कर लें। इज द वॉइस क्लियर? यस सर। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमने 9 मीटर लिया, ये 2 मीटर यहाँ पे हो जाएगा, तो डेप्थ हमारे पास कितनी हो जाएगी, 11 मीटर। सही है, तो 11 मीटर इंटू 9 करेंगे आप, इफेक्टिव यूनिट वेट हमारे पास 9 है, तो 99 किलो पास्कल हो जाएगा। सिग्मा पी प्राइम है तो वो 1.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि सिग्मा पी प्राइम डिवाइडेड बाय सिग्मा नॉट प्राइम कितना था, 1.4 था। अब हमारे पास सिग्मा नॉट प्राइम कितना हो गया, वो 99 हो गया, तो 138.6। तो सिग्मा नॉट प्राइम आप जो वर्ड रेशियो वर्सेस लॉग सिग्मा कर्व है उस पर आप प्लॉट भी कर सकते हैं कि सिग्मा प्री प्राइम इज 138.6 किलो पास्कल और हमारे पास सिग्मा नॉट प्राइम 99 किलो पास्कल है। अब डेल्टा सिग्मा आपने फाइंड करना है, तो P डिवाइड बाई बी प्लस जी स्क्वेयर है, तो हमारे पास जो B है वो 12.6 इक्विवेलेंट ड्राफ्ट की है, और जो Z है तो वो आप बेस से लेते हैं और उस डेप्थ तक, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, Z1 में इसको क्या लेता हूँ, तो ये हमारे पास 2 मीटर है। इफ़ यू रिमेंबर हमने इसको बहुत डिटेल में पढ़ा था। डेल्टा सिग्मा हमारे पास आ गया है और सिग्मा नॉट भी हमारे पास आ गया है, तो इन दो को ऐड कर लें, देखें कि ये सिग्मा पी प्राइम से कम है या ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है सिग्मा नॉट प्राइम प्लस डेल्टा सिग्मा इफ इट्स ग्रेटर देन सिग्मा पी प्राइम, तो ये हमारे पास केस 1 है या केस 2 है, ये हमारे पास केस 2 है। तो केस 2 को आपने इस्तेमाल करना है, वो जो लिनियर इक्वेशन है, और आप इससे डेल्टा एच सी 1 फाइंड करना है। इसी तरह आपने सिग्मा नॉट और सिग्मा पी प्राइम फाइंड करना है, डेल्टा सिग्मा को फाइंड करना है, और फिर कंपेयर करना है सिग्मा पी प्राइम से, और डिटरमिन करना है कि ये हमारे पास केस 1 है या केस 2 है। सो नाउ इट्स केस 1, क्योंकि सिग्मा नॉट प्लस डेल्टा सिग्मा विच इज 169 किलो पास्कल इज लेस देन 189 किलो पास्कल, ठीक है। तो इसलिए ये केस 1 है, केस 1 का इस्तेमाल करें, यहाँ से हमारे पास 11.1 मिलीमीटर आ जाएगा। इसी तरह डेल्टा HC3 करें, HC4 करें, और आपके पास एक कंसोलिडेशन सेटलमेंट की, टोटल सेटलमेंट की जो वैल्यूज़ हैं वो आ जाएंगी। अच्छा, अभी एक फील्ड टेस्ट है जो कि फाइल लोड टेस्ट होता है, तो आप प्लीज़ कैंडी थोड़ा सा मुझे बताएं कि जियोटेक 2 लैब आपको किसने पढ़ाई है, और फाइल लोड टेस्ट आपको याद है या नहीं है। फाइल लोड टेस्ट क्या होता है? यस सर। तो जिसमें हम फील्ड में फाइल के ऊपर लोड रख देते हो, कैपेसिटी फाइंड आउट करते हैं फील्ड में। फील्ड में हम कैपेसिटी फाइंड करते हैं, लोड रख देते हैं। यस सर। अच्छा, ये कब पढ़ा था, किसने पढ़ाया था? आकाश सर। आकाश सर ने अच्छा पढ़ाया था, ठीक है। तो मैं आपको पहले ग्राफ्स दिखाता हूँ, फिगर्स दिखाता हूँ, फिर हम इसको रीड करते हैं। ये हमारे पास एक फाइल होता है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ग्राउंड सरफेस है, फाइल हमने, ये जो टेस्ट फाइल है इसको हमने इंस्टॉल कर लिया है। यहाँ पे हमारे पास डायल गेजेस होते हैं, रेफरेंस बीम्स होती हैं, जिसके साथ डायल गेजेस जो है ना वो अटैच्ड होती हैं। टेस्ट प्लेट इसके ऊपर रखते हैं ताकि जो हाइड्रोलिक जैक है, हाइड्रोलिक जैक है, इसको उठाने की कोशिश करेगा। ये हमारे पास स्टील प्लेट है, ये टेस्ट बीम्स हैं, ये क्रॉस बीम्स हैं। क्रॉस बीम्स जो वेट इसके ऊपर एक्ट करेगा वो होती हैं, ठीक है। इसके पास टिम्बर क्रिपिंग भी मौजूद होती है ताकि इस क्रॉस बीम को सपोर्ट किया जाए, इसको हम सपोर्ट करते हैं। हाइड्रोलिक जैक ऊपर उठने की कोशिश करेगा, तो वो जो ऊपर हमने वेट बॉक्स और प्लेटफॉर्म रखा हुआ है वो वेट नीचे डाउनवर्ड रिएक्शन करेगा, और इसी तरह हमारे पास ये जो पाइल है ये मूवमेंट स्टार्ट करेगा।
और इसके साथ हमारे पास स्लीव फ्रैक्शन और टिप रेजिस्टेंस की रीडिंग या बेस रेजिस्टेंस की रीडिंग्स आती जाएंगी। तो इससे हम PU निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरह एक दूसरे मैकेनिज्म भी हमारे पास है कि एंकर पाइल्स मौजूद होते हैं, और ये हमारे पास टेस्ट पाइल है। लोड टेस्ट बी में हाइड्रोलिक जैक्स होते हैं, डेड गेजेस हमारे पास डिफॉर्मेशंस देती हैं, और हमारे पास हाइड्रोलिक जैक्स मौजूद होते हैं ताकि इसके ऊपर लोड एक्ट करे। फिर हमारे पास जो ग्राफ्स हैं वो लोड सेटलमेंट कर्व्स हम ड्रा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने लोड अप्लाई किया, फिर थोड़े टाइम के लिए छोड़ दिया, फिर लोड अप्लाई किया, थोड़े टाइम के लिए छोड़ दिया, फिर लोड अप्लाई किया, थोड़े टाइम के लिए छोड़ दिया। लोड इंक्रीज करते जाएंगे, थोड़े टाइम के लिए छोड़ेंगे, ताकि हमें उसके करस्पॉन्डिंगली सेटलमेंट का जो बिहेवियर है, लोड अप्लाई करते जाएंगे और सेटलमेंट को नोट डाउन करते जाएंगे, लोड अप्लाई करते जाएंगे और सेटलमेंट को नोट डाउन करते जाएंगे। इसी तरह एक इंक्रीज करते जाएंगे और फिर उसको अनलोड भी हम कर सकते हैं। अगर आप इस ग्राफ को देखें तो इससे हमें पता चलता है कि ये हमारे पास जो ओडोमीटर टेस्ट है उसमें हम उसी की तरह दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो लोड सेटलमेंट कर्व हम ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये तो हमें जो डेटा मिलता है ये पाइल लोड टेस्ट से मिलता है। अगर हम कॉन्स्टेंटली स्ट्रेन रेट अप्लाई करते हैं, तो फॉर द केस ऑफ सॉइल्स इन विच शाफ्ट रेजिस्टेंस इज ग्रेटर, अगर शाफ्ट रेजिस्टेंस ग्रेटर है तो ये जो ए कर्व है और बी कर्व है ये ऐसे सॉइल्स में होती है जिसमें शाफ्ट रेजिस्टेंस प्रीडोमिनेंट होता है, स्लीव फ्रैक्शन या स्किन फ्रैक्शन ये ज्यादा हो, और ये जो सॉइल है इसमें टिप रेजिस्टेंस या बेस रेजिस्टेंस जो प्रीडोमिनेंट होता है। तो ऐसे सॉइल में हमारे पास जो ग्राफ है लोड पेनिट्रेशन का वो ऐसे दिखाई देगा। अभी आई नीड a volunteer to please kindly read one slide for me. This one is very important from the field test point of view. So please kindly help me, one volunteer, to read this slide, please. Anyone? यस सर। हाँ जी, नाम बताएं प्लीज। आपका नाम क्या है? शफात सर 178। नाम क्या है? शफात सर। शाह फहद। सब्र करें, मैं देखता हूँ यार, कंफर्म कर लूँ। अभी बोलेंगे तो मेरे ख्याल में क्लियर हो जाए। शफात सर। Shah Fahad. Okay, 178. Thank you. Shafat, please kindly start from here. Pile load test. Point number A. Load the pile in 8 equal increments. That is 25%, 50%, 75%, 100%, and 125%, 150%, 175%, and 200% to 200% of the design load. Point B. Maintain each load increment until the rate of settlement has decreased to 0.01 inch per hour, but not longer than 2 hours. Maintain 200% load for 24 hours. Point D. After the required holding time, remove the load in decrements of 25% with 1 hour between decrements. Point E. After the load has been applied and removed as above, reload the pile to the test load in increment of 50% of the design load, allowing 20 minutes before load increments. Point F. Then increase the load in increments of 10% of design load until failure, allowing 20 minutes before load increment. The test method is commonly considered as the ASTM standard test method, and it's generally used in site investigation prior to installing contract piles and writing specifications. The main disadvantage of this test is that it is time consuming, that is typical test period may last 40 to 70 hours or more. ओके, थैंक यू। देखिए, हम लोड को डिफरेंट इंक्रीमेंट्स में लगाते हैं, फिर
कुछ टाइम के लिए उसको मेंटेन रखा जाता है और फिर देखा जाता है कि उसमें सेटलमेंट एक खास मिकदार तक अगर उसमें कोई इंक्रीज नहीं आ रहा तो फिर हम उस स्टेज पे इंक्रीमेंट को इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, मेंटेन करते हैं कि 200% लोड फॉर 24 आवर्स 24 घंटों के लिए वो मेंटेन रखा जाता है कि लोड सेटलमेंट जो बिहेवियर है वो हम फाइंड आउट कर सकें। इसी तरह हम अनलोड करते हैं 25% से, मतलब ये कि हमने 200% किया तो 175% 25% को रिमूव करेंगे, 50% को रिमूव करेंगे, 75% को रिमूव करेंगे, 100% को रिमूव करेंगे। इसी तरह 125%, 150% और 175% और फिर 200% से हम रिमूव करते जाते हैं और वो जो लोड सेटलमेंट बिहेवियर है वो हम फाइंड करते हैं। कहते हैं कि जो हमारे पास लोड है वो 2 टाइम्स ऑफ द कैपेसिटी, अगर हमारे पास डिज़ाइन कैपेसिटी आती है तो हम कोशिश करते हैं कि जब हम इस पर टेस्टिंग करें तो ये जो 2 टाइम्स ऑफ द डिज़ाइन लोड इसके ऊपर लोड अप्लाई किया जाए और हम उसके लिए ये जो लोड सेटलमेंट बिहेवियर है इसको फाइंड करें। इससे हम लोड इस फाइल की कैपेसिटी और सेटलमेंट इसमें कितनी होगी इस सॉइल में वो फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने नेट सेटलमेंट निकालनी हो तो फिर हम कह सकते हैं कि T1 माइनस SE1, E1 जो हमारे पास है वो इलास्टिक सेटलमेंट ऑफ द पाइल इटसेल्फ है और हमारे पास जो नेट सेटलमेंट है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे टोटल सेटलमेंट को फ्रॉम द इलास्टिक सेटलमेंट ऑफ द पाइल इटसेल्फ। डिसएडवांटेजेस यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं इस टेस्ट की, क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन प्लीज इफ आई नीड a volunteer to read this slide for me, please. Yes, sir. Disadvantages. Name, please. Adil Khan 181. Okay, please continue. The performance of a single file does not correspond to actual conditions of performance underneath the structure within the entire group of files. Number 2, the loading test must be performed at an actual construction site under real conditions of the blueprint condition, which are often difficult to fulfill and to execute. Number 3, this method of test requires specially heavy, sturdy equipment and platforms, precise settlements measuring devices, large quantities of dead load, or powerful hydraulic jacks. Number 4, the aforementioned conditions and factors make this kind of file bearing capacity test very expensive. Thank you. Okay, ये जो थैंक यू वेरी मच। देखें ये जो टेस्ट है बहुत एक्सपेंसिव है और इसके ऊपर मैंने आपको दिखाया नहीं है, बहुत ज़्यादा बैग्स रखे जाते हैं, सैंड बैग्स रखे जाते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ कहीं पे अगर हमारे पास यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आपने देखा हो कि कहीं पे आपको नजर आए कि टेस्ट बीम्स पे कुछ बैग्स पड़ी हुई हैं इस तरह की, विच इज फिल्ड विद सैंड या इवन स्टोन्स, ठीक है, ग्रेवल्स, ये इसके ऊपर एक्ट करती हैं। सबसे पहले आपने इस टेस्ट पाइल को बनाना होता है, फिर आपने एंकर पाइल्स को लगाना होता है, फिर इसके साथ आपने डेल गेजेस लगानी है, फिर हाइड्रोलिक जैक लगाना है, फिर इसके ऊपर जो है ना वो बीम्स लगानी है। तो आप खुद सोचें, फिर हमने सैंड बैग्स रखने होते। तो ये सारी जो मैकेनिज्म है, टेस्ट का जो मैकेनिज्म है, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और एक्सपेंसिव है। ये इस टेस्ट की डिसएडवांटेज है। बाकी आपको जो है ना वो एक्यूरेटली लोड डिस्प्लेसमेंट बिहेवियर देता है, जिससे या लोड सेटलमेंट बिहेवियर देता है, विच इज वेरी वेरी गुड, बिकॉज कि आप फील्ड में एक्चुअल फील्ड कंडीशन में, सॉइल की कंडीशन में आपको लोड सेटलमेंट बिहेवियर मिल जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग वेरी पेशेंटली एंड फॉर योर participation. Now we will move towards question and answer session.